हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी अभी आई हूँ ड्यूटी से और ब्रश किया है, घर में झाड़ू लगाया है और अभी लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रास्ते की थकान भी होती है ना। थक जाती हूँ मैं। और थकान का क्या कहूँ, थकान सिर्फ शरीर का ही नहीं होता है, थकान तो मन का भी होता है। और इस मन की थकान का मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आती। और मन की थकान ही तो इंसान को सबसे ज़्यादा थका देती है ना। ये तो वही समझते होंगे जिनके पास ये थकान है मेरी तरह। खैर, इन बातों का क्या, ये बात तो सब कोई जानते हैं मेरे बारे में। जो मुझे जानते हैं कि मैं कितना थकी हुई रहती हूँ हमेशा। फिर भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम क्या करते रहती हो जो थक जाती हो, क्या करते रहती हो जो ऐसे वैसे बोलते रहती हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि इतनी दूर से ड्यूटी आना जाना, फिर ड्यूटी में भी बैठना नहीं रहता, वहाँ भी काम करना रहता है, जो भी काम होता है सो। और नाइट शिफ्ट भी होती है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ गए, काम किए और सो गए, ऐसी बात नहीं होती है। पेशेंट का काम होता है, वहाँ पेशेंट का ऑपरेशन हुआ रहता है और उनको कभी उल्टी आती है, कभी बुखार लगता है, कभी दर्द होता है, कभी कुछ होता है, कभी फ्लूइड बंद हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो वो सब करना होता है, बीच में उठना होता है कई बार। और मेरी बात है कि जब मैं एक बार उठ जाती हूँ ना रात में बीच में, तो मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। और नींद कब आती है, बिल्कुल सुबह में करीब 3 बजे 4 बजे ऐसे मुझे नींद आती है उस वक्त। और जब मैं सो जाती हूँ ना तो लेट तक सोई रहती हूँ। मेरी दोस्त मुझे उठाती है कि नीलम उठो, ट्रीटमेंट का टाइम हो गया, तब जाकर मैं उठती हूँ। और कई बार खुद से भी उठ जाती हूँ, लेकिन अक्सर मेरी दोस्त ही मुझे उठाती हैं सुबह के टाइम में, क्योंकि वो सवेरे उठ जाती है, उसे सवेरे जल्दी जाना होता है, क्योंकि उसका बच्चा छोटा है। वो बच्चे को तैयार करती है, बच्चे के लिए सब कुछ करती है, उसके हस्बैंड भी उसके साथ रहते हैं। इस तरह उसे सवेरे उठना होता है और मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अकेली हूँ, अकेली। जब मेरा बेटा रहता था ना मेरे पास, तब मेरे पास भी बहुत सारे काम होते थे। मैं मेड रखती थी, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सारा काम करने के लिए मेड रखती थी। लेकिन जब मेरा बेटा नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मेड की भी क्या ज़रूरत है। मैं अकेली तो कुछ भी खा लेती हूँ, कहीं भी खा लेती हूँ। अक्सर मैं कैंटीन में ही खा लेती हूँ, घर में भी थोड़ा बहुत बनाती हूँ जब कुछ बनाने का मन करता है तो। अक्सर तो मैं कैंटीन में ही खा लेती हूँ, बस एक टाइम ही घर का खाना खाती हूँ, कभी कभी तो वो भी नहीं। और अभी तो देखें, अभी देखें इधर, देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, इधर नदी की तरफ। इधर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता है कि मैं उधर जाकर, उस पार जाके घाट पर बैठूं। मौका ही नहीं मिलता है। और मेरा बेटा जो है ना, बस उस तरफ घाट पर जाकर वो क्या करते रहता था, सिगरेट पीता था, भांग खाकर बैठा रहता था, क्योंकि उधर उसके यार दोस्त होते थे। सारे यार दोस्त उसके वैसे ही नशेड़ी टाइप के होते थे, नशेड़ी ही होते थे। और मेरा बेटा शाम के 7 बजे ही निकलता था घर से बाहर और 9 बजे तक वो घर आता था। और मैं कहती थी कि मुझे ड्यूटी जाने से पहले तुम
घर में ही रहना, मेरे ड्यूटी जाने से पहले तुम उधर से घूम कर आ जाना, और जब मैं जिस वक्त ड्यूटी जाऊंगी उस समय तुम घर में रहना। मैं ऐसा बोलती थी तो उसे चिढ़ाती थी, वो मुझसे झगड़ने लगता था। और जब मैं ड्यूटी चली जाती थी ना, उससे पहले ही वो चाहता था कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं, और जब मम्मा चली जाएगी उसके बहुत देर के बाद मैं आऊँ। वो ऐसा ही करता था। जिस दिन मैं छुट्टी में भी रहती थी ना, तब भी वो ऐसा ही करता था। तो जब मैं ड्यूटी चली जाती थी तो मुझे कुछ पता नहीं रहता था। जब मैं घर में रहती थी ना, तो मुझे सब कुछ पता चलता था कि वो क्या करता है, नहीं करता है। पड़ोस की दीदी लोग जो मेरी हैं, वो लोग भी बताती थी मुझे कि आपके ड्यूटी जाने से पहले आपका लड़का निकल जाता है, और आपके जाने के बाद बहुत देर के बाद, बहुत घंटों के बाद वो घर आता है। रात गए वो घर आता है, और कभी कभी तो रात में भी नहीं आता है। तब मुझे घबराहट होती थी कि पता नहीं रात भर वो लड़का किधर है। आजकल ज़माना अच्छा नहीं है, बच्चे को बाहर नहीं रहना चाहिए, घर से बाहर। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था, मेरी कोई बात नहीं मानता था, बल्कि वो मुझसे झगड़ा करने लगता था। वो मुझसे बहुत झूठ बोलता था कि मम्मा, ये जो पड़ोस की आंटी लोग हैं ना, वो झूठ बोलती हैं, ऐसा बोलता था। वो गलत संगति में पड़ गया था ना, वो बहुत गलत संगति में पड़ गया था, तभी वो रात के रात गायब रहता था। कई बार वो पूरी रात गायब रहता था, और मैं डर जाती हूँ इन सारी बातों से। लेकिन ये सारी बात वो कहाँ से सीखा, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती ये सब। लेकिन वो बिगड़ा तो कहाँ से बिगड़ा, वो अपनी दादी के घर से बिगड़ा था ना, मेरे घर में तो नहीं बिगड़ा था, बल्कि वो बिगड़ कर मेरे पास रहने आया था। उसके दादा दादी की बस की बात नहीं रह गई, उसके पापा के बस की बात नहीं रह गई उसे संभाल कर रखना, तो उन लोगों ने मेरे सर पे थोप दिया था मेरे बच्चे को। खैर जो भी हो, मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी, संभालना चाहती थी, लेकिन वो मेरे संभाल से बाहर था, क्योंकि वक्त बहुत बीत चुका है। वो बड़ा हो गया है, वो 20 साल का हो गया है। अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। जिस समय बच्चा छोटा होता है ना, तब उसे डांट फटकार कर, समझा कर, पनिशमेंट देकर उस स्थिति को काबू में लाया जा सकता है। लेकिन अब तो वक्त गुजर चुका है, अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर रही है, तो मैं क्या करूं। मैं परेशान हूं, क्योंकि नशे की हालत में एक बार मेरे लड़के ने फांसी भी लगाया था अपनी दादी के घर में। लेकिन उसके दादा दादी, उसके पापा, सब ने मुझसे ये बात छुपाई थी, सब ने मुझसे ये बात छुपाई थी। और चुपके से वे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज भी करवा रहे थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि जब इसकी माँ जानेगी ना ये सारी बात, तब वो यहाँ आएगी और उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएगी, और फिर पुलिस केस बन जाएगा। तो इस डर से ना वे लोग मुझसे ये बात छुपा रहे थे। लेकिन एक पड़ोस की दीदी थी ना, उन्होंने मुझे ये बात बता दिया था। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उन लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा, उन लोगों ने मुझे मेरे बेटे की माँ भी नहीं समझा, तभी मुझसे ये बात छुपाई, इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना, तब शायद वे लोग मुझे, मेरे बेटे से भेंट भी नहीं करवाते अंतिम टाइम में। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसा उन लोगों का रवैया है मेरे साथ। इन बातों से मुझे इतना दुख होता है ना कि मैं क्या कहूँ। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि मेरे हस्बैंड भी इन सारी बातों में शामिल हैं अपने माँ बाप के साथ। मेरे सास ससुर ने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, अपनी बहू समझा ही नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मैं तो उनके बेटे की माँ हूँ। ऐसी बात नहीं है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारी शादी करवाई गई थी, ऐसी बात भी नहीं है। उन लोगों ने खुद से अपने मन से मुझसे शादी किया था। मेरे पापा तो इस शादी को कभी नहीं करना चाहते थे। मेरे पापा तो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उस घर में हो।
हालांकि मेरे पापा ही मेरी शादी ठीक कर दिए थे उस घर में पहली बार। लेकिन जब जब बड़े पिताजी थे ना, चाचा जी, जब उनका डेथ हो गया तो मेरे पापा ने कहा कि जो अच्छे आदमी थे उस घर के वो तो चले गए, जो समझदार आदमी थे वो तो चले गए, तो मैं उस घर में शादी नहीं करूँगा तुम्हारी। लेकिन क्या है ना कि वो किस्मत की बात होती है। मुझे मेरे हस्बैंड पसंद करते थे और कहीं ना कहीं मैं भी उन्हें पसंद करती थी। पहले का ज़माना ऐसा नहीं था कि हम लोग फ़ोन पर बात करते रहें, फ़ोन नहीं होते थे घर में, और हम लोग बाहर भी नहीं मिलते जुलते थे, कहीं नहीं। बस वे ही मेरे यहाँ आते थे कभी कभी, जब सब कोई मेरे घर में होते थे। मेरी बुआ, मेरी दीदी, चाची, सब कोई मेरे घर में होते थे, आसपास में होते थे, तभी मेरे हस्बैंड मेरे यहाँ आते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो आकर चले जाते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था कि वो आए भी हैं। जब वो आते भी थे तो मैं उनके सामने नहीं होती थी जल्दी। और पता नहीं ये किस्मत में क्या लिखा हुआ था हम लोगों का कि हमारी शादी बस उसी घर में हुई, उन्हीं से हुई, होना था। क्योंकि किस्मत की बात जो होती है ना वो होकर ही रहती है किसी भी हालत में। आप चाहे जितनी भी कोशिश करें लेकिन वो होकर ही रहता है। जब ही तो मेरे पापा उस रिश्ते को ठुकराए थे। मेरे पापा ने इनकार कर दिया था शादी करने से, लेकिन मैं सोचती थी कि ये घर बहुत अच्छा है, वे लोग मुझे बहुत मानेंगे, मेरी आदर करेंगे, मुझे बहुत प्यार करेंगे। मैं ऐसा ही सोचती थी क्योंकि शुरू शुरू में मुझे ऐसा ही लगा था। जब मैं उन लोगों से मिली थी, उनकी माँ से मिली थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एक नहीं, मुझे दो माँ मिलेंगी एक साथ। क्योंकि एक चाची सास है मेरी और एक मेरी सासू माँ हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एक साथ दो दो माँ मिल रही हैं। वे लोग मुझे प्यार करती हैं क्योंकि बड़ी माँ जो है ना, सासू माँ, मेरे चाची सासू माँ, वो शादी से पहले ही मैं उनसे मिल चुकी थी और वो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती थी, मुझसे प्यार से बात करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि वे लोग मुझे बहुत मानते हैं, बहुत मानेंगे। मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं उस समय चीज़ों को नहीं समझती थी। उस समय मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि मेरे बड़े पिताजी माँ जी को बोल कर गए हैं, चाची को बोल के गए हैं, बड़ी माँ को, कि चुन्नू जिस लड़की को पसंद करता है ना उसी से उसकी शादी करवा दीजिएगा मेरे जाने के बाद भी। वो बेड पर आ गए थे तो वैसा ही बोलते थे जब वो बीमार पड़े थे तो। और दूसरी चीज़ है कि मेरे पापा भी उनके घर सब कुछ देख कर ठीक ठाक करके गए थे, लेकिन जब बड़े पिताजी की मौत हो गई ना, तो फिर बाकी लोगों के मन में ये हुआ कि चलो लड़की के माँ बाप भी नौकरी में है, अच्छे अच्छे नौकरी में है, लड़की भी कुछ ना कुछ करेगी। और ऐसा सोचा था उन लोगों ने। फिर ये भी सोचा था कि लड़की के माँ बाप पैसा वाला हैं तो सब कुछ देंगे। लेकिन मेरे पापा को ये शादी कभी पसंद नहीं आई क्योंकि वो दूसरी नज़र से देखते हैं। मेरे पापा दूरदर्शी हैं, वो चीज़ों को समझते थे पहले भी, तो उन्हें लगता था कि ये मेरे भविष्य के लिए ये शादी ठीक नहीं है। और पापा ठीक ही सोचते थे। पापा की सोच गलत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। अब समझती हूँ मैं इन बातों को। जब मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं, तब समझती हूँ कि मेरे पापा कितने सही थे। और यही सब सोच कर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अक्सर। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ ना करूँ, मेरे भविष्य का क्या होने वाला है मैं समझ नहीं पाती। क्योंकि मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया है। मेरे हस्बैंड तो पहले ही जा चुके थे। वे तो मेरे साथ रहते भर में भी मुझसे अलग ही रहते थे। मुझे एहसास था इस बात का, मुझे एहसास है इस बात का कि वो मेरे साथ रहते भर में भी वो मुझसे कितने दूर हैं। ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, दूसरा कौन समझेगा। और अभी तो मैं चलती हूँ,
क्योंकि अब मुझे भूख भी लग रही है। तो पहले तो नहाऊंगी, उसके बाद कुछ बनाऊंगी। देखें आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये मैं सहजन की कोमल कोमल पत्तियाँ लाई हूँ तोड़कर, और एक कद्दू है, और ये चने की दाल है। मैं यही सब बनाऊंगी आज। तो खास करके ये सहजन की पत्ती है ना, इसके पकौड़े बनाऊंगी, थोड़ी सी पत्ती डालकर दाल भी बनाऊंगी, और इसका पकौड़ा भी बनाऊंगी कद्दू का। ये जो सहजन की पत्ती है ना, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन के चीज़ होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं इसमें, और ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए कभी कभी। अगर मिले तो हमेशा खाना चाहिए, रोज़ ही खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी भी खाना चाहिए अगर ना मिले तो। मुझे ये सब खाना अच्छा लगता है। ये जो कोमल पत्ती होती है ना, इसके पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जायकेदार होते हैं, और इसकी भाजी भी बनती है। इसकी पत्तियां को तोड़ते हैं पहले, फिर धोकर इसमें लहसुन, प्याज, मिर्च, ये सब, सरसों, राई का फोरन, ये सब डालकर इसकी भाजी बनती है, साग बनता है, और इसके पकौड़े भी बनते हैं। दाल में डालकर भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का होता है जब ये बन जाता है तो। पालक जैसा स्वाद होता है इसका भी। मेरा बेटा है जो इन चीज़ों को नहीं पसंद करता है, उसे ये सारी चीज़ खाना पसंद नहीं है, जैसे हरी सब्जियाँ, ये सब खाना उसे पसंद नहीं है। जब मैं घर में भी खाना बनाती थी ना, तो चाहे जितना भी अच्छा खाना बना कर रखूँ, खाता था, थोड़ा सा खाता था, ज़्यादा मन से नहीं खाता था, और वो हमसे सिर्फ पैसे ही मांगते रहता था कि मम्मा घर का खाना आप अच्छा नहीं बनाई हैं। चाहे मैं जितना अच्छा से खाना बना दूँ, या फिर मेड भी चाहे जितना अच्छा से खाना बनाए, फिर भी वो कहता था कि मम्मा, लोग कैसे कहते हैं कि माँ के हाथ के खाने की याद आ गई। लोग ऐसा कहते हैं ना मम्मा, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे हंसी भी आती है कि माँ के हाथ का खाना, भगवान न करे कोई मेरी माँ जैसा खाना बनाए, ऐसा बोलता था। और तो मैं भी हंसने लगती थी इस बात पे। वो कहता था कि, कहते हैं ना कि कोई कहता है कि माँ के हाथ के खाने की याद आ गई, तो मुझे ना उस वक्त बहुत गुस्सा आता है कि मेरी माँ के खाने की याद कभी ना आए मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती हूँ। जो भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो कहते हैं कि आपका कुकिंग अच्छा है, सबको पसंद आता है मेरे हाथ का खाना, एक मेरे बेटे को छोड़कर। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि आप अच्छा खाना, उतना अच्छा खाना नहीं बनाती हैं जितना अच्छा मेरी माँ बनाती हैं। तो मैं मानती हूँ कि मेरी सासू माँ अच्छा खाना बनाती होंगी, क्यों ना बनाएंगी। वो पुराने ज़माने की हैं तो ज़रूर अच्छा खाना बनाती हैं, इसमें दो राय नहीं है, मैं भी मानती हूँ इस बात को। लेकिन हम लोग जो होते हैं ना, तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं खास करके, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा नहीं जलाना है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा नहीं भूनना है, और कितना तेल मसाला डालना है। मैं इन बातों को याद रखती हूँ, क्योंकि मैं सेहतमंद खाना पसंद करती हूँ। ऐसा खाना जो पचने में आसान हो, जो जो न्यूट्रिटिव हो, ऐसा खाना। तो मेरे बेटे का है कि बहुत सारा मसाला तेल डाला रहे, बहुत सारा मिर्च मसाला तेल ये सब डाला रहे, और बहुत ज़्यादा भुना हुआ रहे, तला हुआ रहे, तो बस ऐसा ही खाना चाहता है मेरा बेटा। और जब वो रहता था तो मैं उसकी पसंद की खाना बनाती भी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो ऐसा बोलता था, और मुझसे पैसे की डिमांड करता था हमेशा कि मम्मा इतना पैसा दें, आज मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ऐसा करते रहता था। और जब घर में खाना बना कर भी रखती थी ना, तो वो बाहर से खाना लाकर खाता था या बाहर ही खाता था। और
खाने के बहाने से तो अक्सर वो पैसा ले लेता था मुझसे, और जूस पीऊँगा मम्मा, ये पीऊँगा, आइसक्रीम खाऊँगा, ऐसे बोलकर, और उधर जाकर उन्हीं पैसों का वो लटर पटर चीज़ खाने लगता था, एंड सेंड खाने लगता था। जैसे कि भांग खा लेता था, गांजा पी लेता था, ड्रग वगैरह ये ले लेता था, ऐसा करने लगता था। और मैं नहीं जानती थी इन चीज़ों को। और फिर जब मुझे पता चला कि वो ऐसा कर रहा है, तो मैं उसके हाथ में उतना ही पैसा देती थी जितना का वो कोई चीज़ अच्छा चीज़ खा सके। उससे ज़्यादा नहीं देती थी, 10-20 बहुत हुआ तो 50, इससे ज़्यादा मैं नहीं देती थी। और मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ से पैसा लाकर ये सब करता था। बाद में जब बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया वो इन चीज़ों का, तब वो चोरी भी करने लगा। वो मेरा बक्सा तोड़कर, ताला तोड़कर मेरे पैसे निकाल लेता था और बाहर जाकर ड्रग्स वगैरह लेने लगा था। और मेरा तो बहुत सारा मोबाइल, कम से कम तो 1 दर्जन मोबाइल कह सकती हूँ, इतना सारा मोबाइल वो बर्बाद कर चुका था। उसमें उसके पापा का मोबाइल भी था 2-4, और करीब करीब 5-6 मेरे भी थे। और मेरे सारे मोबाइल को, पापा का मोबाइल को भी वो ले जाकर बाहर बेच देता था, किसी को दे देता था इन्हीं चीज़ों के लिए। और घर आकर कहता था कि किसी ने छीन लिया है, गिर गया है, भुला गया है, ऐसा बोलता था। तो मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। लेकिन जब इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, तो अब लगता है कि वो सारा मोबाइल भुलाता नहीं था, कहीं खोता नहीं था, कोई छीनता नहीं था, वो तो बेच आता था ताकि वो सब चीज़ खा सके, ले सके ड्रग वगैरह। क्योंकि इन चीज़ों के लिए तो हम लोग उसे पैसा नहीं देते थे ना। बहुत दुख होता है ये सब सोचकर। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब हम लोग तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कर चुके हैं, PMCH में, और वहाँ से भी उसकी छुट्टी हो गई है। तो अब उसके पापा को चाहिए था कि बच्चे को मेरे पास लेकर आते। उसके पापा को चाहिए था कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ देते, क्योंकि उनका प्राइवेट जॉब है, ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता है उन्हें, उनका प्राइवेट जॉब है, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें ड्यूटी करने की। मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है, मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है कि हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, हम लोगों का अच्छे से परवरिश हो सकती है, गुजर बसर होता है हमारा, इतना पैसा मिलता है मुझे। और मैं बोली थी अपने हस्बैंड से कि क्या हस्बैंड कमाते हैं, किसी के हस्बैंड का अगर अच्छा खासा पैसा मिलता है जॉब में, तो क्या उनकी पत्नी घर में नहीं रहती हैं? क्या उनकी पत्नी अपने हस्बैंड के पैसे में गुजारा नहीं करती हैं? तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? आपको मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको दाढ़ी बनवाना है, बाल बनवाना है, सेविंग करवाना है, इसके लिए आपको मुझसे पैसे मांगने की ज़रूरत है। पान खाने के लिए, एक सिगरेट पीने के लिए आपको मुझसे मांगने की ज़रूरत है। मैं आपको मांगने का भी मौका नहीं दूंगी। मैं आपके बैग में ऐसे ही पैसा डाल दूंगी, आपके पैकेट में पैसा डाल दूंगी मैं, जितना आपको ज़रूरत होगी महीने का। और आपका बाइक में भी पेट्रोल भरवा दूंगी, आपको पैकेट खर्च भी दूंगी, आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगी मैं। लेकिन आप प्लीज़ ड्यूटी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी से ज़्यादा बच्चे की परवरिश महत्वपूर्ण है। बच्चे की परवरिश अगर सही ढंग से होगी तभी हम लोगों के भविष्य के लिए अच्छा होगा, बच्चे के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। और आप उस पर नज़र रख सकेंगे हमेशा कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सारी बातों पर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसी वक्त उनकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि
तुम ड्यूटी करते हो ना, तो जो पेमेंट मिलता है तुमको, उससे थोड़ा बहुत जो घर में देते हो तो उसी से बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है घर चलाने के लिए। क्योंकि जो मेरा छोटा देवर है ना, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन वो अपनी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, नशाखोरी करने में उड़ा देता है। रोज़ दारू पीकर घर आता है, वो घर में पैसा नहीं देता है। जबकि उसके 3 बच्चे हैं, उसके बच्चे भी बीमार ही रहते हैं अक्सर। बेटियों का कभी हाथ टूटता है, कभी उस बेटी का हाथ टूटेगा, कभी उस बेटी का हाथ टूटेगा। बेटा है तो पेट में से ही विकलांग पैदा हुआ है, वो अभी तक चलता नहीं है, ठीक से बोलता नहीं है, तो उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। और उसकी पत्नी में भी पता नहीं किस किस चीज़ में पैसे खर्च होते रहते हैं, मुझे मालूम नहीं। और सास ससुर को जो सरकारी पेंशन मिलता है ना, क्योंकि मेरे ससुर जी की भी सरकारी नौकरी थी, और बड़ी माँ हैं तो बड़े पिताजी को भी सरकारी नौकरी थी सेक्रेटारिएट में, तो बड़ी माँ को भी अपने हस्बैंड का पेंशन मिलता है, और मेरे सास ससुर को भी अपनी नौकरी का पैसा मिलता है। अपना मकान है, किराया भी नहीं लगता है, खेती बाड़ी भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड से हमेशा पैसे की डिमांड करते रहती हैं। अपने छोटे बेटे से तो नहीं कहती, लेकिन मेरे हस्बैंड से हमेशा पैसे की डिमांड करते रहती हैं। तो मैं कहती हूँ कि पैसा उनके घर में घटा हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके घर में पैसा घटा हुआ है, मेरे घर में पैसा नहीं घटा हुआ है। मुझे मेरे हस्बैंड के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अपने हस्बैंड के सहयोग की ज़रूरत है, ताकि मेरा बच्चा सही रास्ता पकड़ सके, मेरा बच्चा सही तरीके से रह सके, उसकी आदत सुधर सके। मेरे हस्बैंड अगर घर में रहते तो अपने बच्चे पर 100% ध्यान देते, क्योंकि मैं ड्यूटी जाती हूँ, ड्यूटी जाने में आने में भी वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, फिर ड्यूटी में वक्त लगता है, ड्यूटी से घर आने के बाद ही मैं घर में रह सकती हूँ ना। और मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं नर्स हूँ बहुत बड़े हॉस्पिटल में, बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मैं नर्स हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, तो मैं कैसे वक्त दे सकूँगी पूरा का पूरा बच्चे को। मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनके हस्बैंड अगर सरकारी जॉब में नहीं हैं, तो वो जॉब नहीं करते हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं बच्चों की परवरिश के लिए। और मेरी सहेलियां भी जिनके हस्बैंड ऐसा करते हैं, वे अपने हस्बैंड का पूरा ध्यान रखती हैं, उनके आत्मसम्मान का भी ध्यान रखती हैं, वो उन्हें मांगने का मौका नहीं देती है, बल्कि अपने मन से ही उनके पैकेट में पैसा डाल देती है जितना उन्हें महीने भर का खर्च होता है। और बीच में भी जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनसे पूछती है कि आपको और भी ज़रूरत है तो बोलें। और कई बार तो मेरी बहुत सारी दोस्त ऐसी भी हैं जो मुझसे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते हैं, तो मैं अपना ATM कार्ड उन्हीं के हाथ में दे कर रखती हूँ, जो कुछ भी घर की ज़रूरत होती है बस वही पूरा करते हैं, मुझे तो सिर्फ काम करने से मतलब होता है। और मैं भी यही विचार रखती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड ऐसे होते, विश्वसनीय होते हमारे, तो मैं भी ऐसा ही करती। मैं एक बार ऐसा की थी, मैं पूरे 55,000 रुपये अपने हस्बैंड के हाथ में रख दी थी कि आप पूरा महीना घर चलाएं, तो उन्होंने कहा भी था कि ठीक है, आपसे ज़्यादा खर्च होता है तो मैं घर चलाऊंगा, और देखो मैं पैसे भी बचा कर दिखा देता हूँ तुम्हें। लेकिन ऐसा हुआ था ना कि जब आधा महीना बीत गया था, 15 दिन, तब तक वो घर में कुछ नहीं लाए थे। थोड़ा बहुत कभी आधा केजी, कभी 250 ग्राम, ऐसे करके कुछ कुछ सामान लाते थे, और उसे भी वो याद नहीं रखते थे कि कितना का सामान लाए हैं, कितना का सामान नहीं लाए हैं, ये सब याद नहीं रखते थे। और जब महीना पूरा हो गया तो हिसाब किए सोच सोच कर कि मैंने कब क्या लाया था, तो सिर्फ 8,500 का हिसाब मुझे दिए थे, और बाकी पैसों का उन्होंने क्या किया मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो भी ज़रूरत थी ना एक महीने की, तो आधा से ज़्यादा तो मैं खुद ही खर्च की थी उस महीने में भी।
और पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला गया, 8,500 का हिसाब दिए, उसके अलावा 55,000 में पूरा पैसा कहाँ चला गया मुझे कुछ भी पता नहीं चलने दिए। और अब जब वो उनका पैसा है ना, तो 55,000 60,000 लगा कर वो घर का प्लास्टर करवाए हैं अपने पिताजी के घर में, और 60,000 की बड़ी सी टीवी लाए हैं, बहुत बड़ी सी। और बस ऐसे ही करते रहते हैं वो अपने घर के लिए। तो मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर के लिए ये ना करें वो ना करें, क्योंकि वो अपने माता पिता के बड़े बेटे हैं, तो माता पिता की भी उम्मीद है उनसे, मैं मानती हूँ, और उन्हें उन उम्मीदों को पूरा करना भी चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन वो सिर्फ अपने माता पिता के बेटे तो नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी तो हैं, तो मेरी उम्मीदों को कौन पूरा करेगा। मैं उनसे पैसे की डिमांड नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं कोई काम नहीं भी करती थी ना, उस वक्त भी वो मेरी डिमांड क्या पूरा करेंगे, मेरी ज़रूरतों को भी नहीं पूरा करते थे, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करते थे, मुझे 1 रुपया भी कमा कर नहीं देते थे। तो अब मैं जब इतना पैसा कमाने लगी हूँ अपने जॉब से, तो मैं उनसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर वो नौकरी कर भी रहे हैं ना, तो वो मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, अपने भाई के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं। मैं इतना कमा लेती हूँ कि अब मैं अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ करके रखा भी है मैंने अपने बेटे के लिए। तो वो सिर्फ अपने लिए जॉब कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, अपने भाई भाभी के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं। मैं तो ऐसा ही कहूँगी, बल्कि इसके उलट उनके जॉब करने से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं तो यही कहूँगी ना। अच्छा, तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।